वेलकम ऑल टू माय यूट्यूब चैनल हैलोजेंस। पिछली वीडियोस में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को डिस्कस किया था। आज हमारे पास न्यू यूनिट है, वो है केमिकल काइनेटिक्स। आज हम केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। जब केमिकल काइनेटिक्स की बात आती है, क्या मतलब होता है केमिकल काइनेटिक्स का? जब भी हमारे इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे, जितनी हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी स्पीड को हम यहाँ पे मेजर करेंगे, उसकी स्पीड को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे आपको मालूम है हमारे पास बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है जो फास्ट होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन है जो स्लो होती हैं, जो कुछ बहुत ही फास्ट होती हैं, जो कुछ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती हैं। बस हम इस चैप्टर में वही डिस्कस करेंगे, स्लो रिएक्शंस को, फास्ट रिएक्शन को, मीन्स हम रिगार्डिंग इसके स्पीड के डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। उसके बेस पे ही हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आते हैं जिसके रिगार्ड इस चैप्टर में ही। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स में ही, जैसे मैंने बोल दिया कि हमारे पास स्लो रिएक्शंस होती हैं, फास्ट रिएक्शंस होती हैं। जैसे स्लो रिएक्शन कौन सी होती है हमारी, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको ही मालूम है रस्टिंग ऑफ आयरन कितनी स्लो रिएक्शन है, स्लो ही है। और फास्ट रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास कुछ भी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन की बात कर लो, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और HCl है। इसकी न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, जहाँ हमारे पास सॉल्ट बनते हैं NaCl प्लस H2O, ये होता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो गई। और प्रेसिपिटेशन की बात कर लेते हैं, प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन की बात करें, जैसे हमारे पास AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट, इसकी अगर हम NaCl से मिक्स करेंगे इसको हमारे पास क्या बनेगा, AgCl के प्रेसिपिटेट हमारे पास बनेंगे और सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन में आ जाएगा। ये क्या है, हमारे फास्ट रिएक्शंस है। अब जब बात आई कि ये कि रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो जहां पे हम स्पीड वर्ड नहीं यूज करेंगे रिएक्शन की, मीन्स बात तो हम स्पीड की ही करेंगे कि कोई रिएक्शन कितनी फास्ट है या कोई रिएक्शन कितनी स्लो है, लेकिन स्पीड की बात नहीं करेंगे हम। जहां पे बात करेंगे रेट की, हम रेट की बात करेंगे। यहाँ पे रेट, किस रेट से कोई केमिकल रिएक्शन चल रही है, जहां पे रेट और स्पीड एक ही मतलब आप कह सकते हैं। अगर रेट की बात करें, हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है, हमारे पास केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, एक हमारे पास रिएक्टेंट होता है, एक हमारे पास प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। एक हमारे पास रिएक्टेंट होता है, एक हमारे पास प्रोडक्ट होता है, और रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यही होता है हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तो यहां पे रेट का क्या मतलब होगा, रेट का यही मतलब होगा कि कोई रिएक्टेंट किस रेट से कितनी जल्दी रिएक्ट कर रहा है या कितनी स्लो रिएक्ट कर रहा है, किस रेट से कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है, यही होगा। जहां पे दो बातें हो रही हैं, एक तो क्या हो रहा है, जहां पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। अगर हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड है, जो रिएक्शन मैंने एरो फॉरवर्ड की तरफ रखा है, तो मीन्स जो रिएक्शन कौन सी है, फॉरवर्ड है। तो रिएक्शन हमारी अगर फॉरवर्ड है तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। जैसे जैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी उससे के साथ ही क्या होगा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, विद द पासेस ऑफ टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट विल डिक्रीज एंड इन द सेम टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल इंक्रीजेस। यही हो रहा है। तो जहां पे मैं ये कह सकता हूं रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, जहां पे अपीयर हो रहा है। समझ गए, रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्टेंट घटता जा रहा है। तो यहां पे क्या होगा, हमारा रिएक्टेंट तो कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो रेट यहीं से आएगा हमारा कि जो चेंज कितना आ रहा है, जो चेंज कितना आ रहा है, चेंज बाय डिवाइड बाय टाइम टेकन, यही हमारा होता है रेट। ठीक है, तो जहां पे मैंने बात की रेट की बात कर रहा हूं, तो रेट का क्या मतलब हो गया कि किस रेट से रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है कॉन्सेंट्रेशन, और किस रेट से प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ये सिंपल रेट है। अगर मैंने सिंपल रेट को डिफाइन करना है, ये मैं अगर एवरेज रेट की बात कर रहा हूं, तो ये क्या होगा, सिंपल। अगर मैं मान लेता हूं कि डेल्टा आर
डेल्टा आर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, डेल्टा पी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। डेल्टा आर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, डेल्टा पी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है, और जो चेंज है टाइम वो है डेल्टा टी चेंज इन टाइम। ठीक है, ये टाइम का इंटरवल है, किस टाइम इंटरवल में हमने जो चेंज देखा। जब भी हम डेल्टा का यूज करते हैं तो डेल्टा हमारा चेंज होता है। डेल्टा का क्या मतलब है? चेंज। ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज। मैं रेट की बात कर रहा हूं कि रेट रिएक्टेंट क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मेरे पास दो टाइप के रेट आएंगे। या तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं रिएक्टेंट की, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डिवाइड बाय टाइम टेकन, वो क्या है हमारा डेल्टा टी। या फिर क्या होगा, वही किसके इक्वल होगा, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी डिवाइड बाय डेल्टा टी अगेन टाइम टेकन। कि अगर रेट की बात करूं मैं रिएक्टेंट की फॉर्म में, तो रिएक्टेंट का क्या होगा कि कितनी रिएक्टेंट, कितनी कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीज आया है रिएक्टेंट का उस टाइम के इंटरवल में जितना वो चेंज हमने देखा है, या फिर कितना इंक्रीज आया है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन में उसी टाइम में। अगर दोनों की बात करूं, इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, ये होगा डी आर डिवाइड बाय डी टी डेल्टा। अभी डी नहीं यूज करेंगे, डेल्टा यूज करते हैं। डेल्टा यहां पे क्या होगा, डेल्टा पी ओवर डी टी। और एक और बात आपने जहां पे याद रखनी है, अगर मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहां पे एक आपने बात ये याद रखनी है, जहां पर हम माइनस का यूज करेंगे साइन, ये माइनस क्या सिग्निफाई करेगा, ये माइनस यही सिग्निफाई करता है जो हमारा आर है वो क्या कर रहा है, कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आर की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। फिर से सुनिए क्या बात कर रहे हैं हम जस्ट यही कह रहे हैं, मेरे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। मैं मान लेता हूं किसी डेल्टा टी इंटरवल में जो चेंज है, किसी टाइम के इंटरवल में जो मेरे पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज आया वो आया डेल्टा आर, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का चेंज आया वो आया डेल्टा पी। दोनों के रेट क्या होंगे, एक का डिक्रीज होगा एक का इंक्रीज होगा, और वो इक्वल आएंगे। ऐसे डेल्टा से हम डिनोट करते हैं रेट को, और डिवाइड डेल्टा से हम डिनोट करते हैं चेंज को, और डी टी जो डेल्टा टी, जहां पे सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर ली, डी टी यूज कर लिया है अभी, जहां पे डेल्टा आएगा। ठीक है, ये है जो ये हम बात कर रहे थे, ये कर रहे थे एवरेज रेट की, एवरेज रेट की। अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस रेट की, हमारे पास एवरेज रेट के बाद इंस्टेंटेनियस रेट भी आता है। इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब, एवरेज का तो मतलब ये था कि हम एक हिसाब से एवरेज से निकाल लेते थे कि ओवरऑल कितना हमारे पास रिएक्टेंट का चेंज आ रहा है किसी टाइम इंटरवल में। लेकिन इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है किसी मोमेंट पे, किसी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम, हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे देखते हैं कितना चेंज आ रहा है। बाकी बिल्कुल कंसेप्ट सेम है, जैसे जैसे मैंने गलती से जहां पे डी यूज कर लिया था, इसमें भी ऐसे होता है। इंस्टेंटेनियस में हम डी यूज करते हैं, एवरेज में हम डेल्टा यूज करते हैं। इंस्टेंटेनियस में भी क्या होगा, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, जहां पे माइनस आएगा। माइनस का क्या मतलब है, जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ये है सिंपल इंस्टेंटेनियस रेट और केमिकल एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस जैसे मैंने बताया कि किसी भी मोमेंट पे हम कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं कोई भी अपने पास कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन की एग्जांपल लेके करूं, उसके हम रेट को कैसे लिखेंगे, हम कोई एग्जांपल करते हैं, वेरी सिंपल एग्जांपल की बात करें। हमारे पास अगर मेरे पास ये रिएक्शन है H2 प्लस Cl2, ये क्या बना रहा है 2HCl, H2 प्लस Cl2, ये क्या बन रहा है हमारे पास 2HCl है। इसकी बात करूं मैं, यहां पे क्या होगा, इस केस में अगर हम बात करें तो मेरे पास क्या रेट आएगा, डी
H2 ओवर dt इज इक्वल टू dCl2 ओवर dt इज इक्वल टू dHCl ओवर dt। डी तो सभी के साथ आ जाएगा। जो चेंज आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन का, H2 का Cl2 का 2HCl मिल गया, जहां पे माइनस माइनस रेक्टेंट को हम माइनस माइनस यूज करेंगे। एक बात आपने और बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, एक फैक्टर अभी रह गया। जितने भी हमारे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं, हम उन टर्म्स को उनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के साथ भी डिवाइड करते हैं। इस केस में 1 है, डिवाइड बाय 1 ऐसे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां फर्क पड़ेगा, जहां पर 2 है डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास रेट आ गया। कोई और एग्जांपल की बात कर लेता हूं, कोई और एग्जांपल की बात करूं जिसमें ऐसा ना हो, जैसे कि मेरे पास PCl5 की डिकम्पोजिशन है। PCl5 कैसे डिकम्पोज करेगा, PCl3 प्लस Cl2, इसका मैं रेट लिखूंगा, वो क्या होगा, d PCl5 by dt इज इक्वल टू d PCl3 by dt इज इक्वल टू d Cl2 dt। रेक्टेंट कौन सा है जहां, PCl5 माइनस, प्रोडक्ट को में हम माइनस नहीं यूज करेंगे, ये दोनों प्रोडक्ट के आ गया। जहां पे स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स 1 1 1 है, तो जहां पे एज सच आ जाएगा। कोई और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल है, कोई भी केमिकल रिएक्शन की आप बात कर लो, जो भी आपके पास, जो भी आप केमिकल रिएक्शंस देखते हो, कोई भी केमिकल रिएक्शंस की बात कर लो, ऐसा ही होगा। जैसे मैं एक और एग्जांपल की बात करता हूं, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, हमारे पास क्या आएगी, 4NO2 प्लस O2, ये आ जाएगी। ये हमारे पास एक और आ रही है, इसका भी रेट कैसे लिखेंगे, d N2O5 डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू d NO2 dt इक्वल टू d O2 dt। रेक्टेंट ये वाला है माइनस, को स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1/2, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 1/4, इसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, ऐसा आ जाएगा। ये था रेट। और एक और बात, जो हम ये ब्रैकेट में ये लिखते हैं, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है कि ना, ये कितनी, इसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन है वगैरह वगैरह, ये सब है। ये था सिंपल हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रेट की बात करें। जब भी हमारे पास रेट की बात आती है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। तो उसमें ही हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, वो आ रहा है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर लॉ ऑफ मास एक्शन की मैं बात करूं, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर मेरे पास कोई केमिकल रिएक्शन है A प्लस B, ये क्या बनाएगा, कोई भी प्रोडक्ट बना देता है, A प्लस B मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता था, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी हमारा रेट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बात करें, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रेट जो R जिसको हम कहेंगे, वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट 0। A और B हमारे क्या है, रिएक्टेंट है। मैंने आपको बता दिया, जब हम ब्रैकेट यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन। इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन की प्रोडक्ट के इक्वल होता है रेट R। और आपको मालूम है, जब भी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, तो इसको हटाने के लिए हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है। वो क्या, जहां पे आएगा R इज इक्वल टू के ए बी। जो K है ये होता है रेट कांस्टेंट, R क्या है, रेट, और K क्या है, रेट कांस्टेंट। R रेट, के रेट कांस्टेंट। जरूरी नहीं कि आपके पास 2 ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो, 3 की बात कर लो आप, A प्लस बी प्लस सी। तो इसके साथ रेट क्या बन जाएगा, ये भी प्रोडक्ट बनाएंगे P, रेट क्या बनेगा इसके साथ हिसाब से, A B C, ये बन जाएगा। अब इसमें एक और बात, अगर इसके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हों कुछ A B, रेट लॉ में इसमें
लॉ ऑफ मास एक्शन में अगर इसके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ये क्या कहेगा, जो इसके रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगा कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, बट इसमें एक और बात होगी, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगी उनकी पावर बन जाएगी उनके स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। मींस अगर ए का स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है, स्मॉल ए, तो इसकी पावर भी ए बन जाएगा, वी वाले का वी, यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल वी आ जाएगा। सिर्फ यही जिसने लॉ ऑफ मास एक्शन में अगर जिसके पास भी ए बी सी है, इसके भी क्या बनेंगे ए बी सी, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन 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 हमारे पास जो लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें तो ऐसा एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट जब हमने करके देखे तो ऐसा जरूरी नहीं था कि हर बार ऐसा ही हो। तब हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन आता है, जो हम इससे इसका मॉडिफिकेशन कह लो आप, जो एक्सपेरिमेंट लिया उसके अकॉर्डिंग क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो उसमें जो रेट आएगा हमारा आर, वो किसके इक्वल होगा कि अगर मैं इसी रिएक्शन की बात करूं, मेरे पास यही रिएक्शन है, लिख लेता हूं दोबारा से, ए बी, ये क्या बना रहे हैं, पी प्रोडक्ट बना रहे हैं, आर क्या है, आर क्या होगा, इसमें भी मोलर प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ही हो गई, लेकिन जो पावर है वो ए बी नहीं जाएंगी, इसकी पावर कुछ भी चली जाएंगी, आप कह लो पी क्यू, पी क्यू कह लेते हैं हम, स्मॉल पी स्मॉल क्यू, इसकी पावर जाएंगी। अब पी और क्यू क्या है, ये पी और क्यू हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं, जो भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब स्टडी करते हैं तो वहां से हम इन पी और क्यू की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ये था हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब हमारे पास जब रेट लॉ एक्सप्रेशन की आ जाती है और P और Q यहां से आता है, तो यहां से एक न्यू कंसेप्ट आता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये न्यू कंसेप्ट आ रहा है, यहीं से आ रहा है। ये क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है हमारा, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया होता है, उन एक्सप्रेशन में जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की पावर होती हैं, उन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की जो पावर्स होती हैं, उन पावर्स का सम, इनको सिंपल हम क्या कहेंगे, सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। मीन्स ऑर्डर हमारा जहां से ऑर्डर कितना आएगा, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, आप एन से कर सकते हो, एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अगर मैं इस रेट की बात करूं, इस रेट का रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, इसी रेट की बात करूं मैं, जहां से लिखता हूं, अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करूं, ये क्या आएगा, जहां से के ए बी सी, और रेट लॉ एक्सप्रेशन को मान लो पी क्यू आर, जहां से ऑर्डर क्या आएगा इस रिएक्शन का, P प्लस क्यू प्लस आर, ये होगा ऑर्डर। अगर हम बात मान लेते हैं, अगर बात करें जो हमारे पास ऑर्डर आता है, अगर n की वैल्यू 1 आए, n की वैल्यू 1 आए, तो ये क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। n की वैल्यू 2 हो, क्या होगा, सेकंड ऑर्डर। n की वैल्यू 3 हो तो क्या होगा, थर्ड ऑर्डर। कोई भी केमिकल रिएक्शन है जिसकी जो सम है, जो ऑर्डर है, अगर उसकी वैल्यू 1 आती है तो फर्स्ट ऑर्डर, ऑब्वियस बात है, सेकंड आएगी तो सेकंड ऑर्डर, थर्ड वैल्यू आएगी थर्ड ऑर्डर। और इंटरेस्टिंग, अगर n की वैल्यू 0 आ जाए तो इसको क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर। इसको क्या हम कहेंगे, जीरो ऑर्डर। ये होता है हमारे ऑर्डर्स।